रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक है लेकिन बरतानिया के अंदर ब्रुनल यूनिवर्सिटी से आपने इन्वायरमेंट में, मौलियात में डिग्री हासिल की और बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट पर इनकी स्किल्स हैं। बहुत सारा काम करते हैं यूके में और ये आजाद कश्मीर पाकिस्तान के पहले इन्वायरमेंटल साइंसदान हैं जिन्होंने मालियात के अंदर डिग्री की। मेरा जो है वो मौजू है। और लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब वेलकम और थैंक यू। आपके वक्त का ये फरमाइएगा कि एक तो मैंने आपको इन्वायरमेंटल साइंसदान बताया, इसके अलावा आपकी क्या स्किल्स हैं और आप क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन के हवाले से क्या एक्टिविटीज है, और फिर जो होप मैन कंसल्टेंसी है उसमें आप क्या करते हैं, एजुकेशन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, ये सारा आपने थोड़ा सा ब्रीफ से तारुफ करवाएं ताकि मैं आपसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शिराज कियानी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से, इन्वायरमेंट और एजुकेशन के हवाले से कुछ गुज़ारिशात जो है वो अपने नाजरीन तक पहुँचाऊँ। तो जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो ये है कि मेरी पार्ट ऑफ द जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान से है और जो हायर एजुकेशन है वो मेरी सारे यूके से है। तो मेरी जो डॉक्टर पीएचडी या डॉक्टरेट है वो अप्लाइड इन्वायरमेंटल साइंसेज में है। ये ब्रूनल यूनिवर्सिटी लंदन है। इसका इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट, क्योंकि ब्रूनल यूनिवर्सिटी ये 2001-2 में ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 पे थी इन्वायरमेंट में। कैम्ब्रिज 23 पे थी और ऑक्सफोर्ड 20 पे थी। तो उस वक्त मैंने पीएचडी इसमें की और मेरी पीएचडी हुई है 2006 में मैंने कंप्लीट की थी अपनी डॉक्टरेट इन अप्लाइड इन्वायरमेंटल साइंसेज में। और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया इसी में फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर मेरी जो अपनी थी मैंने नई नॉवल टेक्नोलॉजीज जो है वो इन्वेंट की थी फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल। तो उसके लिए जो है जो मेरी सुपरवाइजर थी, शी वाज द फर्स्ट लेडी प्रोफेसर एंड शी इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट इंपीरियल कॉलेज लंदन राइट नाउ। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, वाटर पोल्यूशन के हवाले से, एयर पोल्यूशन के हवाले से मेरी रिसर्च जो इंटरेस्ट हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसमें। तो उसमें हम जो अपनी एक्टिविटीज़ जो रिसर्च हम करते हैं वो ज़्यादा यूके, यूएसए, एडवांस कंट्रीज चुके इनके लिए हमने की। तो जो चूँकि वो रिसर्च अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए नहीं एक्सरसाइज कर सकते, चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज अभी वेरी प्राइमरी स्टेज पे है इन्वायरमेंट के हवाले से। तो अभी फॉर एग्जांपल जो मेरी एक्सपर्टीज थी वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से थी कि ये जो एंड ऑफ लाइफ वेस्ट है, जैसे ये जो आपके कंप्यूटर्स हो गए, ये जो आपके प्लास्टिक की जो आपकी ये जैसे दूसरी चीजें, इनको एंड ऑफ लाइफ वेस्ट कहते हैं। यानी इनको जब वो लैंडफिल करते हैं तो ये वो लैंडफिल ही रहते हैं, ये आप इसको कोई रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी नहीं होती कि इसको रिसाइकल करें। क्योंकि इसके बाहर जो प्लास्टिक होती है इसमें उन्होंने एक फ्लेम रिटार्डेंट डाला होता है जिसको केमिस्ट्री की टर्म में बीटा डकाडाइन कंपाउंड कहते हैं। उसमें यह है कि आप अगर इसको एक्वारिजिया में भी फेंकें, एसिड भी फेंकें, आग में भी फेंकें तो इसको फायर कैच नहीं करती। तो अब इनके लिए बड़ा मसला था, ये करते थे कि यहाँ पे लैंडफिल करते थे, लैंडफिल में भी फिर इसके अंदर जो कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट बोर्ड होते हैं ये टॉक्सिक मेटल से जो है वो पॉलिश होते हैं। जब लैंडफिल करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर और आपकी लैंड को कंटामिनेट कर लेता था। तो ये करते थे कि ये अपने जो है ना इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है ये फिर ये डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को फ्री में दे देते थे और वो खुशी से इसको ले लेते थे। अब उनको नहीं पता था कि इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एनवायरनमेंट के हवाले से, क्योंकि वो तो अपने यूज के लिए लेते थे सेकंड हैंड। तो जब ये EU डायरेक्टिव आई 2002 में 3 में, फिर यूनाइटेड नेशन की तरफ से नई लेजिस्लेशन आई कि यू कांट थ्रो योर एनवायरमेंटल वेस्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज। उस वक्त फिर सबसे पहले जो है ना फिर यूके, यूरोप ने ये डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे ही अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी कि हम इस तरह के काइंड की जो वेस्ट है उसको हम कैसे ट्रीट करें, कैसे रिसाइकल करें। तो एट दैट टाइम आई वाज इन्वेंटेड वन नॉवल सॉल्वेंट, जो कि एक ग्रीन सॉल्वेंट था जो कि पहले इन्वेंट नहीं था। तो वो मैंने इन्वेंट किया हुआ था, तो वो फिर मैंने इसके लिए ट्राई किया था एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट एंड देन द रिसर्च इज कैरिंग ऑन दैट साइड। तो इस तरह से जो हमारी जो मेरी पार्टिकुलरली जो एक्सपर्टीज है इन्वायरमेंट के हवाले से
वो मेरी, चूंकि मैं एक नेचुरल साइंटिस्ट हूँ, तो हमारी ज्यादा ये होती है कि नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करना और उसको फिर आगे अप्लाई, सिंथेसिस करना, फिर उसको अप्लाई करना कि हम इसको कैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज पे इन्वायरमेंट की तो अभी चूंकि हम जो गुज़श्ता काफी सालों से जो हम काम कर रहे हैं वो अब हम कंसल्टेंसी बेस्ड काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक कंपनी है होप मैन कंसल्टेंट के नाम से। इसमें हम तकरीबन 35 ब्रिटिश कंसल्टेंट हैं। तो ये ग्रुप ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो ब्रिटिश कंसल्टेंट हैं, जैसे एजुकेशन से मुतल्लिका हैं, इन्वायरमेंट से मुतल्लिका हैं, हेल्थ से मुतल्लिका हैं, तो इसमें 95% जो कंसल्टेंट हैं वो सारे ऑलरेडी जॉब्स में हैं यूके में, कोई यूनिवर्सिटीज में है, कोई एनएचएस में काम कर रहे हैं, कोई जो है ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज में काम कर रहे हैं। तो वो उसमें गोरे जो इंग्लिश हैं वो भी हैं, उसमें जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं वो भी हैं। तो उस कंपनी को मैं चेयर कर रहा हूँ और उसमें इस वक्त हमारे पास जो हम प्रोजेक्ट्स हैं हम लोकल गवर्नमेंट के साथ भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल भी कर रहे हैं। तो उसमें हमारा ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, रिसाइकलिंग के हवाले से, तो इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने डिफरेंट कंट्रीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स को किस तरह से इन्वायरमेंट के हवाले से करें। और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसमें जो वो जो खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है, उनके पास फंड्स भी नहीं है, तो उनको हम किस तरीके से जो है ना वो इसमें हम फैसिलिटेट करें कि वो अपने इन्वायरमेंटल, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है ये कोई लोकल इश्यू नहीं है, ये ग्लोबल इश्यू है। यानी जब आपके एक कमरे में आग लगी होगी तो उसके साथ आपका जो है ना दूसरा कमरा भी मुतासर होगा। इस तरह अगर एक कंट्री में पोल्यूशन है तो वो पोल्यूशन जो है ना वो दूसरे कंट्री में भी आ जाएगी। तो अगर चाइना में पोल्यूशन है, पाकिस्तान में है, तो उसका इम्पैक्ट यूके यूएसए तक भी आ सकता है। तो अच्छा, ये है ये पोल्यूशन। तो इस पोल्यूशन को ये लोकलाइज नहीं होती, ये डीलोकलाइज होती है। इसलिए इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, आप जब देखें डेवलपिंग कंट्रीज के हवाले से आप बात करें, पाकिस्तान के हवाले से, तो वहां पे आप देखेंगे कि ऑन द होल अगर आप देखें पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है कि 80% जो डिजीजेज हैं वो वाटर बॉर्न है, यानी आपकी इन्वायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। यानी अच्छा सर, ये कहा कि पाकिस्तान में जो माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं या जो आलूदगी है या जो पोल्यूशन है, उसको अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनको कितना बड़ा चैलेंज दरपेश मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये सिलेक्ट किया और फिर इसको आपने मुझे मौका दिया ताकि हम कोई अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो हम आ, 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 दे सकें इस अपनी काम को। तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई जो है वो निसफ ईमान है, यानी निसफ ईमान जो है वो आपकी सफाई है। अब जब आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से अगर आपने बात की है, तो पाकिस्तान में आप देखें कि इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस लिहाज से कि जब आप डेथ रेट देखें इस वक्त पाकिस्तान का, तो आप ये समझें कि 100 में से जो 40 बंदे मर रहे हैं, 40% वो सिर्फ गंदे पानी की वजह से मर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से। इसके बाद आप अगर ऑन द होल देखें इन्वायरमेंटल हेल्थ की वजह से कि इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से डेथ रेट कितना हो रहा है, तो 70 to 80% जो डेथ रेट है वो आपका इन्वायरमेंटल इश्यू से रिलेटेड है, जिसमें वाटर बॉर्न भी हैं और एयर बॉर्न भी हैं और कंटामिनेशन भी है। अब पाकिस्तान में मैं चूंकि लोग तो मीडिया पे भी आप देख रहे हैं, सारी चीज देख रहे हैं, जरदारी साहब को के नेगेटिव चीजें ही वो बयान कर रहे हैं, तो मैं एक उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ जरदारी साहब को कि उन्होंने सबसे पहले 1996 96 या 95 में उन्होंने जो है वो इस डिपार्टमेंट की पाकिस्तान में बुनियाद रखी और पहले मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट होने का एजाज हासिल किया जरदारी साहब ने। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है। खुद ही मिनिस्टर बन गए जी वैसे सर इन्वायरमेंट। जी, पहले इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जो इन्वायरमेंट के पाकिस्तान के वो जरदारी साहब खुद बने बेनजीर साहिबा के दौर में। ठीक। वो प्राइम मिनिस्टर थी और ये उसके मिनिस्टर बने इन्वायरमेंट के। तो यहाँ से आप उनकी जो उनके विजन का अंदाजा लगाएं कि कितना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, और उसके लिए उन्होंने वहाँ पे मिनिस्ट्री की अप्रूवल ली और फिर खुद उसके मिनिस्टर बने। और उसके बाद इन्होंने कराची में भी काफी प्लांटेशन करवाई थी उस वक्त इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अब ये है कि उसके बाद फिर जो काम अगर किसी ने किया इस इन्वायरमेंट पे तो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ।
जनरल मुशर्रफ साहब ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में, और नाज़मीन को पहली दफ़ा फंड्स एलोकेट किया। उससे पहले ये जो वेस्ट था आपका, ये स्वीपर डील करते थे, तो उन्होंने ये सबसे पहले एक महकमा कायम किया और फिर नाज़मीन को प्रॉपर बजट दिया कि आप इसकी प्रॉपर जो है ना मैनेजमेंट की जाए सॉलिड वेस्ट की। तो अब उन्होंने तो उस बजट को यूज किया, लेकिन उस तरह तो नहीं कर सके क्योंकि उनके पास ना एक्सपर्टीज थी, ना उनको पता था कि इसको प्रॉपर कैसे लैंडफिल किया जाता है। वो ये कहते रहे कि वहां से वेस्ट कलेक्ट किया और उसको जाके पीछे लैंडफिल कर दिया, गड्ढा खोदा और उसमें डाल दिया। पाकिस्तान का वाटर टेबल ऑलरेडी हाई है, तो जब आप उसमें इस तरह वेस्ट डालेंगे और अनट्रीटेड और आपको और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा कि आपका डिजीज रेट जो है वो 100% इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान में चूंकि आपको सबसे पहले जो लोग इस जो रेगुलेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं या रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंटल इश्यूज के, आप उनको पहले ट्रेनिंग के लिए भेजें या यूके में, यूएसए में, ताकि वो ट्रेनिंग हासिल करके जाएं कि इस इन्वायरमेंटल इश्यूज को वो कैसे टैकल करेंगे। उसके बाद आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, जो कि पाकिस्तान में ये नहीं दी जा रही है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जो पाकिस्तान की है वो फूड है, पॉवर्टी है, हेल्थ है, और ये इस इन्वायरमेंटल हेल्थ वाली साइड पे वो नहीं जा रहे। हालांकि 80% जो है डिजीजेज जो हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि क्रोमियम है, एक मेटल है जिसका 1 ml भी कार्सिनोजेनिक होता है, यानी अगर वो 1 ml आप गिलास में पानी में ले लें तो आपको कैंसर हो जाएगा। और पाकिस्तान में 9000 टन क्रोमियम पर ईयर यूज होती है, ये टेंडरीज वगैरह में। अब उसमें यूज होती है, उसमें फिर क्या करते हैं कि जो 40 to 50% है वो आपका अनट्रीटेड जो ये क्रोमियम है वेस्ट है वो बाहर छोड़ देते हैं, जो फिर बाहर जाता है तो आपकी जो ग्राउंड है उसको कंटामिनेट करता है, आपका ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है, आपके ड्रिंकिंग वाटर को कंटामिनेट करता है। फिर वो वाटर जब आपका सीज में जाता है, आपका रिवर्स में जाता है, वहां पे आपकी फिशेस सारी कंटामिनेट हो जाती हैं। जब वो फिशेस हम ह्यूमंस खाते हैं तो वो ह्यूमंस में कंटामिनेशन आ जाती है। इसी तरीके से जब आप प्लांट्स जो हैं या वेजिटेबल जो हैं, जब वो वाटर कंटामिनेटेड वो कंज्यूम करते हैं तो वो फिर उसका पार्ट बन जाते हैं, वहां जाती है। फिर उसके आप जब वो वेजिटेबल्स खाते हैं या जब आप मीट खाते हैं तो वो फिर ये कंटामिनेशन आगे फिर इंसान में आती है, फिर वो बीमारी इस तरीके से आप में आ जाती है। तो लोग कहते हैं ये बीमारी पता नहीं कहाँ से आ गई, तो ये ह्यूमन में बीमारियां हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि ये जो भैंसें हैं, इनको दूध ज्यादा देने के लिए व्यापारी इनको खास किस्म का इंजेक्शन लगाते हैं। अब वो इंजेक्शन लगाने से ये होता है कि जो आपकी बॉडी का जो वो गंदा वाटर है सारा, तो वो उसमें शामिल हो जाता है। तो दूध में तो दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उससे स्मेल आती है। उनसे पूछें कि भाई स्मेल क्यों आ रही है दूध से, तो कहते हैं जी इस मंज ने जरे पट्ठे खा दे। अब वो पट्ठे की बात नहीं होती, बल्कि क्या किया होता है कि उन्होंने वो इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन फिर वो जो पीप वाला पानी और सारा वेस्ट जो है वो उसमें आ जाता है, उसके आपके मिल्क में आ जाता है। वो जब आप मिल्क पीते हैं तो वो बीमारी आगे आप में आ जाती है। इस तरीके से ये होता था कि जब भैंसे या एनिमल जो है जब मरते थे पुराने जमाने में, तो आपको उन्हें देखा होगा, आप भी वहां पे रहे हैं, तो लोग बाहर फेंक देते थे। तो एक खास किस्म के परिंदा होता था जिसको वॉचर्स कहते हैं, गिद्ध हैं जिनको कहते हैं, वो आते थे, वो इनको जो है ना मीट खाते थे। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस था डिकेइंग का। तो अब वो परिंदा पाकिस्तान में गायब हो रहा है कई सालों से, अब उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अब वो इसलिए हो रहा है कि वो जब परिंदा आता है तो वो जब इसका मीट खाता है, तो चूंकि इस मीट के जब भैंस मरती है तो उसका जब वो मीट खाता है तो इस भैंस में ऑलरेडी उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया होता है दूध के लिए, तो वो इंजेक्शन उसकी बॉडी में मौजूद होता है, उसके 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 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब होता क्या है कि वो जो इंग्रेडिएंट्स उसके मौजूद होते हैं, तो वो जब आके वो परिंदा इसका मीट खाता है तो वो जो इंजेक्शन, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, वो खास तौर पे इस परिंदे की जो स्पीशीज है इसके लिए टॉक्सिक है। वो जो ही खाता है वो मर जाता है। अब इस तरह वो परिंदे सारे मर गए हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस था डिकेइंग का। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट जो है वो सिर्फ ह्यूमंस को ही अफेक्ट नहीं कर रही, वहां पे एनिमल्स को भी कर रही है, प्लांट्स को भी कर रही है। आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो भी आपके मेल्ट हो रहे हैं, आपके वाटर को भी कर रही है। तो इन्वायरमेंट का जो ताल्लुक है इंसान के साथ, और खास करके इंसान, आपको पता है कि आप अगर ऑक्सीजन आपको अगर न दी जाए तो इंसान तो जिंदा रह ही नहीं सकता। ऑक्सीजन तो प्योर ऑक्सीजन आपको जरूरत होती है, और जब ऑक्सीजन आपकी कंटामिनेट हो गई तो फिर बताएं आपके वहां पे लाइफ कैसे पॉसिबल होगी। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो बीमारीज हैं खास तौर पे 80% जो है, और अनफॉर्चुनेटली इस पर तवज्जो वो नहीं दे रही। डॉक्टर साहब 80% बीमारियां जो है आप ये कह रहे हैं कि माहौलियात की जो आलूदगी है या
जो कंटेमिनेशन है उसकी वजह से, पानी साफ ना मिलने की वजह से, और दूसरे कई यानी जो रिलेटेड चीजें हैं, जैसे गाड़ियों का फ्लेम है, सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। ये माहौल में आलूदगी या पोल्यूशन की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से इंसानों को लग रही हैं। आप ये करें 80%। ये कौन कौन सी बीमारियां, हमारे सुनने वालों को ये भी बता सर जी, ये एक बीमारियों की एक लिस्ट है बहुत बड़ी। उसमें ये आप देखें, कॉमन बीमारी जो आम है, आपको जो हर बंदे को पता है, डायरिया हो गई, जेंडिस हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी, ये वायरल जो भी हैं, बैक्टीरियल हो गई, वायरल हो गई, ये सारी जितनी बीमारियां पाकिस्तान में आप आम देख रहे हैं, ये सारी इस इन्वायरमेंट से, गंदे पानी से रिलेटेड है। ये इसको वाटर बार डिजीजेस कहते हैं। तो अब इसमें जो आप जाएं आगे कंटामिनेशन पे जाएं, तो ये जो कैंसर आपका, ये भी इससे रिलेटेड है। आपका ये कंटामिनेशन जो आपकी हो रही है, फूड में कंटामिनेशन कर रहे हैं, पानी में कर रहे हैं, दूध में हो रही है कंटामिनेशन जो ये कर रहे हैं। तो अब इस तरीके में फिर खास करके आपकी ये जो आपने नाम लिया है व्हीकल एमिशंस का, तो व्हीकल एमिशंस की वजह से जो आपकी एयर क्वालिटी जो है वो आपकी डाउन हो रही है। और जो जब आप एयर लेते हैं, आपको प्योर ऑक्सीजन, जो देखें ना, एक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं आप, तो जो जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने ह्यूमन राइट्स लेके पैदा होता है। तो सबसे बेसिक ह्यूमन राइट जो हमारा ये है कि वो प्योर ऑक्सीजन है। तो किसी को कोई राइट नहीं है कि वो किसी की ऑक्सीजन को कंटामिनेट करे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना वेस्ट उठा के अपने घर से बाहर फेंक लेते हैं। हम सोचते हैं हमारा घर साफ हो गया। हमें ये नहीं पता होता कि यही वेस्ट जो है ये वापस जो है ये हमारे घर में ये वापस पहुंचेगा, और हम इसको जो है ना, हमारी ये फूड की शक्ल में पहुंच रहा है, पानी की शक्ल में ये हमारे घर में पहुंच रहा है। हम इस पे तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि वो जाएगा, वो जाके उसको वो कहाँ छोड़ेंगे वो वेस्ट को। रिसाइकलिंग प्लांट्स पाकिस्तान में इस तरह के हैं नहीं। कराची में देखें कितना वेस्ट का प्रॉब्लम इस वक्त बना हुआ है, और कई सालों से बना हुआ है। वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट कोई नहीं हो रही है। लाहौर में आप देखें, पिंडी, इस्लामाबाद में जितने बड़े शहर हैं, गुजरात, जहाँ पे खास करके ये जो इंडस्ट्रीज हैं, और ये जो खास करके इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसको इंडस्ट्रियल फ्लूइड कहते हैं, अब उसमें आप देखें कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है, ये आपका जब ये जो स्ट्रीम जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर निकलता है इंडस्ट्री से, तो वो जब ओपन छोड़ते हैं तो वो एक किस्म का पॉइजन है, जहर है। ये 2005 और 6 की बात है कि बच्चे कराची में खेल रहे थे। एक बच्चे ने गेंद हिट की, तो वो सामने एक चार दीवारी थी, तो उसके अंदर जो है ना वो गेंद चली गई, तो वहां पे एक दलदल से कीचड़ सा था। वो एक बच्चा लेने के लिए गेंद गया तो वो वहीं फंस गया, दूसरा गया, तीसरा गया। जब उन बच्चों को निकाला तो उनकी यहाँ से नीचे नीचे हड्डियां सारी गल चुकी थी, इसलिए कि वो वेस्ट था इंडस्ट्रीज का, और वो सारा एसिड बना हुआ था। तो ये एसिड्स जो होते हैं ना, ये जो वेस्ट होता है इंडस्ट्री का, ये आम अल्फाज में आप समझे कि ये एक एसिड से भी ज्यादा है, एक मिक्सचर ऑफ एसिड्स होता है। और उसमें यह है कि ये बड़ा नुकसानदेह है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, और इसी तरह से आपकी जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बड़ा नुकसानदेह है। कितने फीसद लोग इन माहौल की आलूदगी या पोल्यूशन से आप समझते हैं? 80% बीमारियां आपने कहा है कि ये पोल्यूशन की वजह से और वेस्ट की वजह से, जो हम मतलब खा के खाने बाहर फेंक देते हैं, एनिमल मर जाते हैं, या कंप्यूटर्स वगैरह, ये सारी चीजें हम जो वेस्ट कर रहे हैं, या ये जो प्लास्टिक के लिफाफे हैं, ये बैग्स हैं, शॉपिंग बैग्स वगैरह हम फेंकते हैं, ये सारी चीजें मिक्स होती हैं तो पोल्यूशन बनता है। कितने फीसद लोग मर जाते होंगे, फौत हो जाते होंगे? देखें, सिर्फ एक जो खाली देखें, जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है उसमें यह है कि 80% जो डेथ्स हैं, 80%, 100 में से 80, वो आपकी ये वाटर बार्न और एयर बार्न जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हो रही है। अब 100 में से, अब ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की है। और अब आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में जब आपकी रेशो इस तरीके से हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक गली में 3-3 क्लिनिक आपको मिलते हैं। वहां पे ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जिनको जीपी कहते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जीपीज, वो बैठे हुए दवाइयां लिख रहे हैं लगातार, और वो दे रहे हैं। वो इस पे नहीं तवज्जो दे रही गवर्नमेंट के भाई इसकी जो रूट काजेज हैं उसको कंट्रोल, यानी एक पीछे से नाले गंदे आ रहे हैं, आगे डैम में पानी आ रहा है, आप डैम साफ करते हैं पीछे, जब तक नाले साफ नहीं करेंगे डैम कैसे साफ होगा? तो जब तक आप जो इन्वायरमेंट पे तवज्जो नहीं देंगे, डॉक्टर जितनी मर्जी दवाइयां लिखें, वो आप उसको कंट्रोल, जो मेडिकल डॉक्टर होता है या जीपी होता है, वो कंट्रोल नहीं करता डिजीज को।